जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिविक्स जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान जिसका चैप्टर 1 है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी, इसका सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। ठीक, आज हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स को स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का सिविक्स का। अगर आपको सुपर बोर्ड नोट्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये सुपर बोर्ड नोट्स का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग 2014 से लेकर के, सुनिए ध्यान से सुनिए, 2014 से लेकर के 2024 तक के जितना भी बोर्ड में प्रश्न चैप्टर 1 से पूछा गया है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जितना भी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्न को इसमें देखते हैं। ठीक, यानी कि बिहार बोर्ड में आज तक जितना भी प्रश्न बनता है वो सभी को, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक के जितना भी बोर्ड में प्रश्न बना है चैप्टर 1 से उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तथा 2019 से लेकर के 2019 से लेकर के 2024 तक के जितना भी मॉडल पेपर रहा है ना, मॉडल पेपर जिसमें बोर्ड प्रश्न बनाता है, मॉडल पेपर, आप लोग मॉडल पेपर के बारे में जानते हो जिसमें बोर्ड मॉडल प्रश्न रहता है, उन सभी का क्वेश्चन लाते हैं। यानी कि 10 साल का इसका रहता है, प्रथम पाली या द्वितीय पाली दोनों को रहता है। 2014 से 24 तक प्रथम और द्वितीय दोनों पाली के, और फिर 2019 से लेकर के 24 तक का पूरा सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न यानी कि मॉडल पेपर से आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं पूरा 800 लेवल की तैयारी हो रहा है। यानी कि 2014 से 2024 तक के 10 साल का जितना ही पूछा गया ना सभी, अगर A to Z इसका कंप्लीट कर लेंगे, A to Z हर वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो उसका हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी प्रश्न बोर्ड में नहीं छूटेगा। हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी प्रश्न बोर्ड में नहीं छूटेगा। ये हम पर विश्वास रखिए, एक भी प्रश्न बोर्ड में नहीं छूटेगा अगर A to Z इसको कंप्लीट कर दें जो हम दे दें। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, लाइक करना आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना आप चाहते हैं कि हर सुपर बोर्ड नोट्स का वीडियो आप तक पहुंचे रहे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा एक काम कीजिएगा कि आप इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा, मात्र एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, लाइक करना आपकी मर्जी है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको हर सुपर बोर्ड नोट्स है, हर चैप्टर का आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर में से हमारा बोर्ड में प्रश्न नहीं छूटे है, हर चैप्टर का कंप्लीट हो जाए, मात्र 10-15 मिनट के वीडियो देखने से आपका सुपर बोर्ड नोट्स कंप्लीट हो रहा है, तो देखने में क्या जा रहा है, मात्र 10-15 मिनट तो आपका चाहिए हमको। बस आपका हर रोज 10-15 मिनट दीजिए और आपका क्या होगा, बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आएगा भी तो तब देखा हुआ प्रश्न आएगा। ठीक है, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखिए, इसमें पहला प्रश्न है सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए 2023 का प्रश्न है। ठीक, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब सामाजिक विभाजन क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बोर्ड रहा है, बोर्ड में क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन फर्स्ट पाली सेकंड पाली में पूछता है। सबसे हार्ड आज तक हम लोग SST के देख रहे हैं, SST में बताएं आज तक सबसे हार्ड कोई का प्रश्न रहा है तो 2023 का प्रश्न है। 2023 का सेकंड पाली का प्रश्न सबसे हार्ड, आज तक बोर्ड में पूरा इतिहास बना दिया है, पूरा बोर्ड में इतिहास बना दिया है। 2023 का सेकंड पाली का प्रश्न सबसे हार्ड है, आज तक का सबसे हार्ड प्रश्न कब रहा है, 2023 का। और 2023 में ये पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र के आधार पर समाज में रहने वाले लोगों में विभिन्न अलग अलग सोच पाई जाती है। ऐसी मतभेद को सामाजिक विभाजन कहते हैं। यानी कि पहले हम चाहते हैं ना कि आप क्वेश्चन याद नहीं करें, आप क्वेश्चन को समझें, आप क्वेश्चन को क्या समझें और उसके बाद आंसर अपने मन से लिखें। हमें कहा कि जब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं ना, भले हमें उसका आंसर नहीं आता है लेकिन हाथ से अपने आप उसका आंसर लिखा जाता है। यानी पहले क्वेश्चन को आप समझिए, SST का ये तो फार्मूला है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि SST आपको सामाजिक वातावरण से होता है, समाज में क्या क्या चल रहा है उसी से प्रश्न रहता है SST में। इसलिए आप समझिए पहले कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, उसके बाद इसका आंसर खुद से लिखिए। मतलब कहिएगा सर आप ये क्वेश्चन लिखा दिए, हम इसको याद कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर खुद से लिखिए। आंसर ज़्यादा से ज़्यादा खुद से देने का प्रयास करें, किसी दूसरे को नोट्स मत पढ़िए। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। पहले आप क्वेश्चन समझिए, सामाजिक विभाजन क्या है। तो आप लोग मन में सोचिए, आप लोग मन में क्या आंसर दे सकते हैं, सामाजिक विभाजन क्या है। तो पहले सोचेंगे सामाजिक विभाजन, यानी कि सामाजिक मतलब होता है समाज, यानी कि लोग, हमारे आसपास समाज वाले लोग। अब विभाजन मतलब कि बंटवारा, विभाजन, जैसे भारत का पाकिस्तान का विभाजन हो वैसे बंटवारा, यानी कि समाज के लोगों में बंटवारा होगा,
सामाजिक विभाजन मतलब कि सामाजिक मतलब समाज के लोग, और विभाजन मतलब बंटवारा। तो समाज के लोगों में जो बंटवारा होगा उसी को तो सामाजिक विभाजन कह सकते हैं। तो फिर इसी को SST की भाषा में आपको खुद से लिख देना है कि समाज में किस प्रकार का विभाजन हो सकता है। तो विभाजन हो सकता है सबसे पहले तो लड़का लड़की में विभाजन हो सकता है। हम कहेंगे कि लड़के हैं, वो हम लड़का हैं, वो कहेंगे कि लड़की है, यानी कि लड़का लड़की में विभाजन हो सकता है, यानी कि लिंग के आधार पर। और क्या, हाँ, धर्म के आधार पर हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सब क्या है, धर्म है। अलग अलग धर्म के आधार पर विभाजन हो सकता है। और किसके आधार पर विभाजन हो सकता है, रंग के आधार पर, कोई काला है कोई गोरा है, इस रंग पर विभाजन हो सकता है। क्षेत्र के आधार पर, कोई बिहारी है, कोई महाराष्ट्र के है, मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई तेलुगु है, यानी कि सब अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करेंगे। तो क्षेत्र के आधार पर विभाजन हो सकता है। और सोचिएगा तो अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे। जलवायु के आधार पर होता है, अथी ज्योग्राफी के भूगोल के आधार पर होता है। कोई पहाड़ी है तो कोई आम लोगों में कोई जनजाति समाज से बिलोंग करता है, कोई पढ़े लिखे समाज से मतलब सभ्य समाज से बिलोंग करता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा आपको कारण मिल जाएगा कैसे विभाजन हो सकता है लोगों में। यानी कि आपको खुद से आंसर लिखना है। तो आप खुद से आंसर कैसे लिखें, हमारा लक्ष्य है कि आप खुद से आंसर लिखें। क्वेश्चन तो हम A to Z दे रहे हैं 2014 से लेकर 24 तक, यानी कि समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल है A to Z क्वेश्चन। आप ऐसे कह रहे हैं ना कि आप खुद से लिखिए क्वेश्चन को समझ के। सामाजिक विभाजन क्या है, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच बंटवारा, विभाजन। तो किस किस धर्म के आधार पर हो जाएगा, जाति के आधार पर हो जाएगा, धर्म, जाति, रंग के आधार पर हो जाएगा, लिंग के आधार पर हो जाएगा। तो आप खुद से आंसर लिखिएगा कि सामाजिक विभाजन क्या है। तो धर्म, जाति, क्षेत्र, रंग के आधार पे लोगों, समाज में सामाजिक विभाजन कहा है। तो समाज में रहने वाले लोगों के बीच जो बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, उसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका प्रश्न आपसे खुद से लिखिएगा। याद क्या करना है, याद मत कीजिए, आप खुद से अपन मन से लिखिए। हर एक प्रश्न का आंसर अपने मन से देने का प्रयास कीजिए। ठीक, किसी प्रश्न को आप याद नहीं कीजिए, रट्टा मत मारिए। किसी प्रश्न का आंसर का आप खुद से समझिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, जिससे आपका सेकंड नंबर प्रश्न है, आर्थिक अपराध क्या है। आर्थिक अपराध है तो इससे क्या लगेगा, आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो लोगों के रोज़मर्रा का ज़िंदगी होता है वो आर्थिक क्रियाएँ, मतलब आर्थिक मतलब होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीज़ें। या फिर सोचिएगा है आर्थिक नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो आर्थिक हटाते हैं जी, आर्थिक नहीं समझ में आ रहा। अपराध क्या है, तो अपराध क्या है, तो आप सोचेंगे सर अपराध क्या है। तो ये 2023 का प्रश्न, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपन मन से लिखना है अपराध क्या है। तो आप क्या सोचेंगे अपराध के बारे में, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा अपराध के बारे में। अपराध मतलब चोरी करना, लूट खसोड़ करना, किसी को धोखा देना, किसी महिला के साथ बलात्कार करना, मतलब सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, अपराध हो गया। अपराध मतलब कि जितना भी गलत काम हो जाएगा ना, जितना भी गलत काम सब अपराध कहलाएगा। तो आप आंसर खुद से क्या लिखेंगे, अपराध में किसी के साथ धोखाधड़ी कर दिए वो अपराध कहलाएगा। किसी के जो हमारे किसी के लिए जाल बिछा के, मतलब कि किसी से दुश्मनी रखें उसके लिए जाल बिछा दिए, उसके लिए आदमी लगा दिए, उसके लिए मतलब कि आदमी ढेर सारा लगा दिए उसको मारने के लिए, सब क्या होगा, अपराध हो गया। किसी को मारना, किसी का खून करना क्या अपराध है। बैंक से लोन लेकर उसे वापस नहीं करना पैसा, ये सब क्या अपराध है। मतलब बैंक से लोन लेकर दूसरे देश में भाग जाना। कई लोग जो है इंडिया से बैंक में लोन लेते हैं, US UK भाग जाते हैं, ये सब क्या अपराध की श्रेणी में आएगा। तो आप लोग खुद से आंसर लिखिएगा कि अपराध क्या है। तो किसी को धोखा देना, किसी के लिए जाल बिछाना, बैंक से पैसा लेकर विदेश भाग जाना, और चोरी करना, किसी का मर्डर करना, खून करना, किसी का बलात्कार करना, ये सब क्या है, अपराध कहलाता है। तो आप लोग बस अपन मन से यही आंसर लिख दीजिएगा। आप किसी भी टीचर का या फिर किसी का नोट्स मत लिखिएगा, अपन मन से लिखिएगा। क्वेश्चन को फिल कीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं अपन मन से लिखिए। ठीक, तो आप लोग अपन मन से लिख दीजिएगा। चोरी करना, डकैती करना और जितना लूटपाट, जितना भी गंदा काम है सब अपराध कहलाता है। ठीक, अब उसी को थोड़ा SST के लैंग्वेज में सुधार के लिख देंगे। इन अपराधों में किसी के साथ धोखाधड़ी करना, जाल बिछाना, बैंक से लोन लेकर विदेश भाग जाना, किसी को पैसे लेकर वापस नहीं करना, किसी को धोखा देना, उसका धन हड़प लेना, किसी को धोखा देकर उसका धन हड़प लेना आदि क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, तो यही जो आप लोग सोच सकते हैं वही लिख देना है। ठीक, अब अगला देखिए, अगला है सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहा जाता है, या फिर इसी प्रश्न को उलट के पूछा जाता है कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। जो सत्ता में साझेदारी है वो लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, देखिए
क्वेश्चन का हम आंसर लिख दिए हैं, हम चाहेंगे तो आपको आंसर दे देंगे, कहेंगे कि लीजिए आप इसको याद कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा देंगे, आप याद कर लेंगे। तो क्या क्वेश्चन को आप रट्टा मारते रहेगा ऐसे वैसे, मतलब अभी आपको अपराध नहीं समझ में आ रहा था, आर्थिक अपराध, तो आप लोग क्या जाके रट्टा मारते हैं, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, अपराध कहलाता है, अपराध कहलाता है, अपराध, जाके रट्टा मारते हैं। लेकिन अब अपन मन से खुद से आंसर लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए और खुद से आंसर लिखिए। जैसे एक सत्यम साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले कहिए कि भैया आप प्रश्न दे रहे हैं कि सत्यम साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद है ना इसका आंसर खुद से लिखेंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे, पहला इसमें बाकी है कि सत्ता में साझेदारी, पहला हमें आता है सत्ता में साझेदारी, दूसरा आता है लोकतंत्र, ठीक। आत्मा मतलब तो जानते हैं प्राण, आत्मा मतलब कि आत्मा मतलब परमात्मा तो जानते करते हैं, आत्मा के बारे में तो बच्चे को पता है। इसमें आपको सत्ता में साझेदारी या लोकतंत्र समझना होगा सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को आप समझ जाइए अपने आप क्या कह रहा है। सत्ता में साझेदारी क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं, पर नाम सुनिए, सत्ता में साझेदारी, नाम से क्या लग रहा है, सत्ता में साझेदारी। तो हम आपसे पूछते हैं सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं, आप बताइए सत्ता में साझेदारी क्या होगा। तो आप कहिएगा भैया देखिए सत्ता में साझेदारी क्या हो सकता है, मतलब कि सत्ता सबको साझा करना, सत्ता में साझेदारी क्या कहलाता है, सत्ता में सबको साझेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है, सिंपल है। तो सत्ता में साझेदारी इसको पूरी तरह से डिफाइन करके समझाइए क्या होगा सत्ता में साझेदारी। तो आप कहिएगा कि भैया देखिए सत्ता मतलब क्या हो गया, राजनीतिक चुनाव मतलब जो हो गया ना, सत्ता मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसमें सब क्या हो गया, सत्ता हो गया। सत्ता नहीं सुनते, सत्ता पाने के लिए ये नेता ये चुनाव देता है, ये भाषण देता है, सब सत्ता पाने के लिए, सब सत्ता का खेल होता है। तो सत्ता मतलब हो गया संसद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इसमें क्या हो गया, सत्ता हो गया। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होगा, तो साझेदारी का मतलब समझने के लिए आपको ये समझना होगा साझेदारी क्या है। सत्ता में साझेदारी, तो साझेदारी क्या हो सकता है, यानी कि साझेदारी मतलब सत्ता, यानी कि जो सत्ता पाने के लिए विधानसभा, लोकसभा, जितना भी सभा हो गया ना, उसमें साझेदारी, सभी लोगों को साझेदारी करना, यानी कि उसमें सभी लोगों का अधिकार देना, सभी लोग उसमें आ सकते हैं, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो समझ गए सत्ता में साझेदारी क्या है। सत्ता में साझेदारी का मतलब सत्ता में, यानी कि विधानसभा, लोकसभा, जितना भी सभा हो गया ना, सीट होता है ना, वो सभी में सभी लोगों को, सभी जाति धर्म, जितना भी हमारे सभी लोगों को, जितना भी हमारे देश में लोग रहने वाले हैं, सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को हिस्सेदारी देना, यानी कि सभी को बीच सत्ता को साझा करना। साझा करना मतलब होता है शेयर करना, हिंदी में कहते हैं साझा, अंग्रेजी में कहते हैं शेयर करना। यानी कि जो सत्ता है, जो पावर है, पावर सत्ता यानी कि पावर यानी कि शासन करने का पावर, वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, सभी समुदाय के हर व्यक्ति के पास साझा करना, यानी कि शेयर करना। तो हिंदू के पास शेयर करना, मुस्लिम के पास शेयर करना, सिख, बौद्ध, जैन, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जितना भी ऊंची जाति, नीची जाति, मिडिल क्लास, अमीर गरीब, सबके बीच, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, सबके बीच क्या है, साझेदारी करना, यानी कि सबके बीच शेयर करना, सत्ता को सबके बीच शेयर करना, पावर को सबके बीच शेयर करना, क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी। तो समझ गए सत्ता में साझेदारी क्या है, यानी कि किसी भी देश में रहने वाले सभी धर्म, सभी समुदाय के बीच पावर को शेयर करना सत्ता में साझेदारी कहलाता होगा। सत्ता मतलब पावर और साझेदारी मतलब शेयर, तो सभी लोगों के बीच पावर का शेयर सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो ये तो आप खुद से सोच लीजिएगा, आम बच्चा सोच सकता है। फिर समझिएगा कि लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अगर आप 9th में थोड़ा भी मन लगा कर पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा भी मन लगाए होंगे ना, तो आपको लोकतंत्र का परिभाषा आता होगा। लोकतंत्र क्या होता है, तो क्या कर रहा है लोकतंत्र सुना सा लग रहा है। एक और होता है राजतंत्र, अरे हाँ राजतंत्र होता है, दो को तंत्र होता है, लोकतंत्र होता है और राजतंत्र। पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, महाराज कृष्णदेव राय, महाराज ये, महाराजा फलाना, महाराज ठिकाना, सब महाराजा होते थे। तो क्या जहाँ पर राजा होता है उसे राजतंत्र कहते हैं, और जहाँ लोग वोट दे के चुनते हैं ना उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र समझ गए, जहाँ जनता का सरकार होता है, यानी कि लोग वोट दे के अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा को चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। समझ गए लोकतंत्र क्या है, जहाँ पे जनता का शासन उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, जनता मिल करके लोगों का शासन उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन को समझिए, लोकतंत्र समझ गए। सत्ता में साझेदारी क्या है, सत्ता मतलब पावर और साझेदारी मतलब शेयर करना, तो पावर सभी लोगों के बीच शेयर करना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। लोकतंत्र क्या कहलाता है, जहाँ पर लोगों का शासन, लोग अपने आप पे शासन करते हैं, वोट दे के अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, शासन करते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा है, क्यों, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है, क्यों। तो पहले तो आप कहिए कि सर देखिए पकड़ा गया, भैया जी पकड़ा गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है
सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं? तो आप कहिएगा भैया देखिए, लोकतंत्र पहले क्या कहते हैं, जहाँ पर सभी लोगों का समान अधिकार हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, जहाँ पर लोगों का शासन हो, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों का शासन हो, लोगों का ही शासन हो, किसी का मनमानी नहीं चले, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और सत्ता में साझेदारी मतलब पावर सभी लोगों को भी शेयर करना, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो अगर देखिए सत्ता में साझेदारी अगर नहीं होता तो लोकतंत्र जीवित ही नहीं रहता। यानी कि यदि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं, यदि सत्ता में साझेदारी न होगा, इसका मतलब सत्ता में साझेदारी अगर नहीं होगा तो बिना आत्मा का शरीर नहीं रहता है, उसी प्रकार से बिना सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र नहीं रहेगा। सत्ता में साझेदारी क्या, पावर के सभी लोगों के बीच शेयर करना। मान लिया जाए हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर, हम सभी लोग के बीच नहीं शेयर करेंगे, हम पावर सिर्फ हम रखेंगे, दूसरे को पावर नहीं देंगे। मतलब जितना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी में मान लिया जाए कि एक धर्म का सरकार, किसी एक पर्सनल धर्म का सरकार बन जाए, मतलब कि समझ आइए ना कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार ना मिले। लोकतंत्र कहता है कि सभी धर्म के बराबर अधिकार मिलेगा और सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलेगा और सभी लोगों का शासन होगा, सभी लोगों के पास पावर होगा, लोकतंत्र कहता है। जबकि सत्ता में साझेदारी कहता है कि ठीक है, हाँ लोकतंत्र भैया हम सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं कि लोगों के बीच, सभी लोगों के बीच शेयर करना चाहिए पावर को। अगर हम सभी लोगों के बीच शेयर ही नहीं करें तो देखिए, हम धर्म के आधार पर लेते हैं, धर्म के आधार पर हमारे लगभग 4-5 धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब होते हैं ना। हम ऐसा कर देना कि सिर्फ हिंदू के पास पावर रहेगा, जो सत्ता में साझेदारी है सत्ता केवल हिंदू के पास रहेगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी के पास नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ हो गया ना। लोकतंत्र कह रहा है कि सभी लोगों के पास सत्ता होना चाहिए, सभी लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों का शासन होगा, सभी लोग को बराबर अधिकार होगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि सत्ता को केवल हम हिंदू धर्म के जितना भी लोग होंगे उसी के बीच शेयर करें। कैबिनेट में जितना भी मंत्री होगा ना, पूरा मंत्रिमंडल, विधानमंडल, विधान परिषद, मंत्री परिषद जितना भी होगा ना, पावर सिर्फ हिंदू लोगों के पास रहेगा। सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, जैन, ये सब के पास नहीं रहेगा पावर। तो ये तो गलत हो गया लोकतंत्र भैया जी। लोकतंत्र कह रहे हैं कि सभी लोगों का बराबर अधिकार होगा, सभी लोगों के पास पावर होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, केवल हिंदू धर्म के लोगों के पास पावर होगा, बाकी अन्य धर्म के लोगों के पास पावर नहीं होगा। तो ये तो आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं ना। लोकतंत्र जो कह रहा है आप उसके अवहेलना कर रहे हैं, लोकतंत्र के आप खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि यदि हम सभी लोगों के बीच शेयर करेंगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जैसे ही हम कह रहे हैं कि नहीं, हम सभी लोगों को बराबर पावर नहीं देंगे, पावर केवल रहेगा हिंदू धर्म के लोगों के पास, या फिर मुस्लिम धर्म के लोगों के पास, या फिर सिखों के पास, केवल सिख धर्म के लोगों के पास पावर रहेगा और किसी धर्म के पास नहीं, बस यहाँ पर लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। यहाँ तो आपका माना मानी चलेगा ना। जितना भी अगर सिख धर्म को पावर मिल जाएगा तो जितना भी सिख धर्म के लोग हैं सभी अपना माना मानी करेंगे, दूसरे धर्म को मार काट करेंगे, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करेंगे। तो क्या होगा, वापस राजतंत्र आ जाएगा। राजतंत्र में जैसे राजा का शासन होता है वैसे केवल सिख धर्म के लोगों के पास शासन होगा। यदि सिख धर्म के नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों को शासन दे दिया जाए तो केवल मुस्लिम धर्म के लोगों का शासन होगा, खाली मुस्लिम धर्म के लोगों का शासन होगा, अन्य धर्म का शासन होगा ही नहीं। तो क्या लोकतंत्र का तो यही गला घुट जाएगा, यानी कि लोकतंत्र मर जाएगा। जहाँ पे सत्ता केवल एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के पास चला जाएगा, लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहीं पर लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। तो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि सत्ता में साझेदारी नहीं किया जाए, सत्ता केवल खास व्यक्ति या खास समुदाय को दे दिया जाए, खास धर्म को, खास जाति को, तो अगर दे दिया जाए तो लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। इसलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। तो समझिए, यदि पावर को हम केवल एक व्यक्ति के पास दे देंगे तो लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र कहता है पावर एक व्यक्ति के पास नहीं, सभी व्यक्ति के पास पावर होगा। जितना भी लोग हैं ना, सभी लोगों के पास पावर होगा, केवल एक व्यक्ति के पास नहीं। लेकिन हम सत्ता में कह दिया ना कि नहीं, पावर केवल एक व्यक्ति के पास रहेगा, किसी एक समुदाय के पास, किसी एक धर्म के पास, किसी एक जाति के पास रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा। सभी लोग मनामानी करेंगे, सभी लोगों को बराबर अधिकार देंगे तो ना सभी को समानता होगा, बराबर इक्वलिटी होगा। इसलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम सत्ता किसी एक आदमी को दे देंगे, वहीं पर लोकतंत्र का जिस प्रकार से आत्मा बिना शरीर का हत्या हो जाता है, शरीर में से आत्मा निकल जाता है, उसी प्रकार से लोकतंत्र का भी आत्मा निकल जाएगा और लोकतंत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप खुद से आंसर लिखिएगा। अब खुद से आप आंसर क्या लिख सकते हैं? तो कहिए कि भैया जी आप इतना समझाएं, इतना बकवास किए हैं, अब इतना बकवास किए, कुछ समझ में तो नहीं आया, बिना मतलब का आप इतना बक दिए। अब हम खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। खुद से क्या लिखेंगे? तनी मनी याद आएगा कि हाँ वो कुछ बका था, हाँ बका था वो ना। भैया जी हमारे मिशन 10 टॉपर वाले भैया जी बके थे कि
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को आत्मा कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी मतलब पावर के सभी लोगों के बीच विभाजन करना। तो आप आंसर लिखेगा, सत्ता, क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहते हैं, तो आप आंसर लिखेगा सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है क्योंकि यदि हम सत्ता को किसी एक, सत्ता यानी पावर, किसी एक खास जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को दे देंगे तो लोकतंत्र का परिभाषा सफल नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। यदि हम किसी एक खास समुदाय के पास सत्ता को पावर दे देंगे, सत्ता दे देंगे, पावर, सभी धर्म, समुदाय, जाति के लोगों के बीच साझेदारी नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो किसी एक व्यक्ति के पास सारा पावर चला जाएगा, किसी एक धर्म के पास पावर चला जाएगा, या लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि सभी लोगों का समान पावर होगा, सभी लोगों के पास पावर होगा, सभी लोगों के पास अधिकार होगा, यहीं पर लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। इसीलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यदि शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो उसी प्रकार से यदि लोकतंत्र में से सत्ता की साझेदारी निकल जाए, सत्ता में केवल एक लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं किया जाए, सत्ता में केवल एक खास समुदाय का अधिकार हो, उसी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी को आत्मा कहा जाता है। आप ऐसे खुद से लिख दीजिएगा, ठीक। अब अगला धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता को समझिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक। अब देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए पहले आप खुद से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता। भैया जी क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, तो हम आपको एक आंसर लिखा देंगे कि भैया सुनिए स्टूडेंट, आप जो भी हैं, बउआ जी सुनिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक धर्म को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, सभी धर्म को समान अधिकार देना। आप इसको रट लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में यहीं से आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा सुपर बोर्ड नोट्स देख रहे हैं। सुपर बोर्ड नोट्स का मतलब होता है कि 100% नहीं, 1,00,000% इसी में से आएगा प्रश्न। आप इसको रट लीजिए, नहीं, क्वेश्चन को समझिए, आप खुद से आंसर लिखिए, हमारा यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन को समझिए, खुद से आंसर लिखिए, क्वेश्चन को समझिए, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, खुद से आंसर लिखिए। हमारा आंसर आप नहीं लिखेंगे, हमारा लिखा हुआ आंसर नहीं लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि बोर्ड में लिखा रहता है साफ साफ, बड़े बड़े, अंधेरा को भी सूझ जाएगा ऐसा अक्षर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, ना कि किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग, किसी के भैया के शब्दों में आंसर दे, बल्कि अपने शब्दों में आंसर दे। तो अपने शब्दों में आंसर खुद से सोच के देना हो। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, धर्म पहले समझ, धर्म क्या है, निरपेक्षता क्या है। तो धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब क्या है, धर्म है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई कहेगा हम मुस्लिम धर्म से, इस्लामिक धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से, कोई कहेगा नहीं हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, पंजाबी, कोई कहेगा कि हम ईसाई धर्म से, कोई कहता है हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई कहेगा हम जैन धर्म को मानते हैं। सब अपने अलग अलग अपनी रुचि के आधार पर अपने अपना धर्म चुनते हैं। तो धर्म तो समझ गए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म कहते हैं। फिर आता है निरपेक्षता, निरपेक्षता समझना यही मेन चीज़ है। तो नॉर्मल लोग क्या समझेंगे, निरपेक्षता यानी कि पक्षता, निरपेक्षता यानी कि निरपेक्षता, किसी के पक्ष में ना हो। निर मतलब कि किसी का नहीं, नो, निर मतलब नो नहीं, पक्षता मतलब किसी के पक्ष में नहीं, धर्म किसी के पक्ष में नहीं होगा, उसे कहते हैं धर्म निरपेक्षता। तो नॉर्मल बच्चे सोचेंगे धर्म किसी के पक्ष में नहीं होगा, उसे कहेंगे धर्म निरपेक्षता। तो धर्म किसके पक्ष में नहीं होगा मतलब कि धर्म जो होगा ना, जो राष्ट्र मानेगा, कोई देश है, हम देश में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा, ना ही किसी धर्म को कुचलने का प्रयास करेगा, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाए, उसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं। धर्म यानी कि धर्म, निरपेक्षता यानी कि किसी के पक्ष में ज़्यादा, किसी के पक्ष में कम नहीं, मतलब कि किसी पक्ष के धर्म को, मान लिया जाए मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना और पारसी धर्म को कम करना, ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म को बढ़ावा देना, जैन धर्म को कम करना, ऐसा नहीं है। निरपेक्ष होकर, सभी निरपेक्ष होकर काम करना, यानी कि निरपेक्ष होकर सभी, किसी के पक्ष नहीं लेना है, सभी को बराबर अधिकार देना है, उसी को कहते हैं धर्म निरपेक्षता। यानी कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना धर्म निरपेक्षता कहलाता है। हमारे भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल के भाईचारे के भावना के साथ रहते हैं, इसलिए हमारा भारत देश में धर्म निरपेक्षता है। ठीक, अब इसका आंसर समझिए क्या है कि धर्म निरपेक्षता क्या है। तो आप देखिए, आप हमको आंसर मत रटिए, अब खुद से समझिए। धर्म निरपेक्षता, धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, और निरपेक्षता मतलब कि किसी के पक्ष में न हो। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना नहीं, सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना, किसी के एक धर्म के पक्ष में फैसला लेना नहीं, सभी धर्म के पक्ष में फैसला लेना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी समझ गए कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। हमारे भारत देश में सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता है, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बुद्ध जितना भी है ना, सभी का मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए हमारे भारत देश में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, समझ गए धर्मनिरपेक्षता क्या है। आपको हर एक क्वेश्चन का
आंसर खुद से लिखना है, समझना है, इमेजिंग करना है क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को इमेजिंग कीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझिए। अब अपने आसपास रिलेटिव, मतलब कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तब तो आपके लिए इस सब का आंसर लिखना और आसान हो जाएगा। अपने आसपास देखिए कि क्वेश्चन से आसपास क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। धर्म मतलब जो हमारे आसपास जो धर्म, सभी धर्म के लोग रहते हैं वो निरपेक्षता, मतलब किसी के पक्ष में फैसला नहीं लेना, सभी के पक्ष में फैसला लेना, किसी एक को पक्ष में नहीं, मतलब सभी को बराबर अधिकार देना। तो धर्म क्या, हमारे आसपास रिलेटेड चीज़ जो है, सभी लोग अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म को मानते हैं। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद खुद से अपना आंसर लिखिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं, केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि केंद्र शासित राज्य टोटल भारत में 8 केंद्र शासित राज्य है। कुछ दिन पहले 9 था, जम्मू कश्मीर बन गया था तो 9 था। एक केंद्र शासित राज्य के बारे में सुनेंगे। पहले समझिए केंद्र शासित राज्य क्या है। तो हम आपको आंसर लिखा देंगे कि वैसे राज्य जिन पे केंद्र सरकार का शासन होता है उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। फिर से समझिए, वैसे राज्य जिस पे केंद्र का शासन उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। ऐसा आंसर लिखा देंगे। लेकिन आपको आंसर रट्टा नहीं मारना है, आपको आंसर खुद से याद करना है, खुद से लिखना है। बिना चैप्टर का पढ़ या फिर चैप्टर का पढ़ लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। चैप्टर को पढ़ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो खुद से क्वेश्चन को समझ के लिखना होगा। क्योंकि एसएसटी में आप पढ़िए, अगर आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, ना पढ़ें तो भी अच्छा है, क्योंकि एसएसटी में खुद से लिखना पड़ता है। साइंस नहीं है कि A to Z बुके वाला लिखना पड़ेगा। एसएसटी में है ना कि अपन मन से लिखना पड़ता है सब चीज़ आंसर। अपन मन से लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है। केंद्र शासित राज्य नाम से कहते हैं, केंद्र मतलब जो केंद्र सरकार हो गया, संसद केंद्र, और शासित मतलब कि शासन, केंद्र शासित यानी कि शासन। राज्य मतलब किसी राज्य, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जितना भी केरला राज्य हो गया। और शासित मतलब शासन, यानी कि कोई राज्य पे केंद्र का शासन हो, उसमें राज्य सरकार नहीं हो, उसमें राज्य सरकार नहीं, राज्यपाल मुख्यमंत्री सब होता है, वो सब नहीं हो, राज्यपाल मुख्यमंत्री ना हो, बल्कि उस पर केंद्र सरकार का शासन हो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रपति का शासन हो, उसे कहते हैं केंद्र शासित राज्य। समझ गए केंद्र शासित राज्य क्या है। तो वैसे राज्य जिन पर केंद्र का शासन होता है उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। ठीक, तो कहिए भैया केंद्र शासित राज्य समझ गए, केंद्र शासित नाम से पता चल जाएगा, केंद्र शासित यानी केंद्र का शासन। वैसे राज्य जहाँ पे केंद्र का शासन उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक, 8 का नाम आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, हम अभी 2-3 को एग्जाम्पल में बता देते हैं केंद्र शासित राज्य, क्योंकि आप देखिए, लेकिन 8 का नाम, टोटल 8 केंद्र शासित राज्य है भारत में। 8 का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, आपको 8 का नाम चाहे आप गूगल से देखिए, किताब से देखिए, आप कानून से देख के ये 8 का नाम कमेंट में लिखिए, क्योंकि उस कमेंट में लिखने से आपको याद रहेगा। ठीक, तो कमेंट में लिख दीजिए 8 का नाम, 8 में कौन कौन है। ठीक, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर कुछ बोलेगा। हाँ देखिए, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, देखिए हम आपको पर्सनल बताते हैं कि जो बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से पूछते हैं ना, केंद्र शासित राज्य क्या है, या फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना, तो देखिए साइंस में ज़्यादातर होता है, सोशल साइंस में तो कम होता है, लेकिन साइंस में ज़्यादातर होता है कि उसका एग्जाम्पल भी बनता है कुछ ना कुछ। जैसे साइंस में पूछ दिया ना कि बताइए पोषण क्या है, तो खानों को क्वेश्चन क्या है, तो खाना खाना पोषण कहलाता है, पोषक तत्वों को खाना। जैसे में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे में लिखना जरूरी रहता है, जैसे में ज़रूर लिखिएगा, जैसे में ज़रूर लिखिएगा, जैसे में एक, क्योंकि परिभाषा आप लिखते हैं, परिभाषा 1 नंबर का होता है, एग्जाम्पल ही तो 1 नंबर का होता है। एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा ना तो 2 नंबर का प्रश्न मात्र आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल साथ में लिख दीजिएगा ना, भले 2 को एग्जाम्पल लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल लिखिएगा तो आपको 2/2 मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो समझ गए, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर साइंस में, सोशल साइंस में तो कम होता है। जैसे मान लीजिए जब पूछ दिया ना धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। आप इसमें क्या आंसर लिखिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आंसर लिखिएगा नहीं। अगर धर्म पूछता तो ना आंसर, इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या लिखिएगा, कहेगा धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। उदाहरण भरे तो लिख सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, उदाहरण के तौर पर। और उदाहरण क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता। यानी कि सोशल साइंस में कम होता है एग्जाम्पल, लेकिन साइंस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। लेकिन सोशल साइंस में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। जैसे केंद्र शासित राज्य क्या है, तो 2-4 केंद्र शासित राज्य का नाम लिखना पड़ेगा। टोटल 8 है, उसमें से आप 8 को लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 2-4 को लिख दीजिए तो काम चलेगा। तो आप लिख दीजिएगा कि वैसे राज्य जिसपे केंद्र का शासन होता है केंद्र शासित राज्य कहते हैं, तो ये 1 नंबर का बन जाएगा। फिर लिख दीजिएगा दिल्ली, दमन दीप, लद्दाख, पांडिचेरी और जितना भी हो गया, चंडीगढ़, जितना भी केंद्र शासित राज्य होगा सभी का नाम लिख दीजिएगा, तो आपको एग्जाम्पल पे 1 नंबर मिलता है, टोटल 2/2 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है दल बदल कानून क्या है। अब दल बदल कानून के बारे में जानना है।
देखिए, दल बदल कानून, यह कानून नेता पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार यदि कोई नेता चुनाव में हारने के या जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसमें दल बदल कानून लागू होता है। इस हमारा लिखा हुआ परिभाषा, आप खुद से क्या लिखेगा, तो आप खुद से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दल बदल कानून। कानून क्या है, दल बदल। तो आप समझिए, दल बदल, ये दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल मतलब चुनावी दल, जैसे आरजेडी राजद हो गया, राजद दल हो गया, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, यानी कि भाजपा मोदी जी के, आरजेडी लालू जी के, लोजपा हो गया, एलजेपी इसका रामविलास पासवान के, ना रामविलास पासवान ना, कोई पासवान है जी, एलजेपी हो गया, और भी होता है, आम आदमी पार्टी हो गया, केजरीवाल के, झाड़ू छाप, सब क्या है, अलग अलग दल है, इसी को दल कहा जाता है। जितना भी चुनाव पार्टी होता है ना, पार्टी को ही दल कहा जाता है। और फिर बदल, दल बदल, अब दल या बदल मतलब क्या हो जाएगा कि एक दल से दूसरे दल में चला जाना, दल बदल देना। यानी कि पहले हम आरजेडी में थे, अब बीजेपी में चल गए, पहले बीजेपी में थे, अब जेडीयू में चल गए, नीतीश जी के जेडीयू, अब जेडीयू में पहले थे, अब हम चल जाएंगे आम आदमी पार्टी में। तो क्या है, दल बदल, इसी को कहते हैं दल बदल, यानी कि एक दल में से दूसरे दल में बदल जाना, तो दल बदल हो गया। कानून क्या है, कानून मतलब कि किसी को सज़ा देना, किसी पे कानूनी कार्रवाई करना, उस किसी को सज़ा देना, किसी पे कार्रवाई करना, सज़ा देना कानून कहलाता है। यानी दल बदलने पे कानून, यानी कि यदि कोई दल को बदलता है तो उस पर कानून होगा, उसको सज़ा मिलेगा। तो दल बदलने पर सज़ा मिलेगा, तो ऐसे कैसे सज़ा मिल सकता है दल बदलने पर। इसका लिखेंगे, जब चुनाव के समय, चुनाव में हारने या जीतने के बाद कोई एमएलए होता है ना, मंत्री, कोई सोचता है कि हार गए हैं तो चलते हैं उस पार्टी में जिस पार्टी का सरकार बना है, तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप हार गए हैं या फिर जीत गए हैं तो आपको दल बदल कानून लागू हो जाएगा। आप दूसरे पार्टी में अगर मान लीजिए कि ये हमारे खड़ी हुए हमारे एमएलए, ये जीत गए, ये व्यक्ति हैं जीत गए, अब जीतने के बाद इनको ये मान लीजिए आरजेडी पार्टी से खड़ी हुई जीत गए, आरजेडी पार्टी से खड़ी होकर जीत गए, यहाँ पे बीजेपी आ गया, बीजेपी मोदी जी वाला आया, इसको कहा ना कि भैया हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए इसको कहा हम 10 रुपये दे रहे हैं, आइए हमारे पार्टी में मिल जाइए, तो इसको पार्टी में जाकर नहीं मिल सकता है। क्यों, बीजेपी की पार्टी में, क्यों, इस पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। ये मिलेगा तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दल बदल कानून इस पर लागू हो जाएगा। ठीक, इसी का एक और हो सकता है, ऐसे ये मान लीजिए ये हो गया, हमारे पार्टी से खड़ा हुए हैं, ये हमारे व्यक्ति हो गए। ठीक, मान लीजिए ये हार गए, ये खड़ी हुए थे बीजेपी से, ठीक, बीजेपी से खड़े हुए थे, बीजेपी से हार गए, ठीक, बीजेपी से खड़े हुए थे, हार गए। यहाँ पर बिहार में आरजेडी का सरकार बना है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, आरजेडी का सरकार बना है, तो ये क्या कहेगा, हारने के बाद देखेगा कि आरजेडी का सरकार बना है, सोचेगा कि हम आरजेडी में चल जाते हैं, तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि जीता हुआ पार्टी यहाँ इसका सरकार बना तो कुछ मंत्री का पद मिल जाएगा, ये सोचेगा, अच्छा जाना सोचेगा आरजेडी में, तो नहीं जा सकता है। क्यों, इस पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, दल आप नहीं बदल सकते, बीजेपी से आप आरजेडी में कानून इलेक्शन के समय नहीं जा सकते हैं, तो यही होता है दल बदल कानून। यानी कि यह कानून नेता पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार यदि कोई नेता चुनाव के हारने या जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। ठीक, तो समझ गए दल बदल कानून क्या है। तो वीडियो लगता है कितना मिनट को हो गया, 18 मिनट को हो गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में हम लोग इसी तरह से सब प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के पार्ट 2, ठीक, PART पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं, जिसमें इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे, इसके आगे के जितना प्रश्न बचा हुआ है सभी प्रश्न को देखेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे आज का आपको समझाए हैं उसी प्रकार से समझाएंगे। देखिए, आप जाने से पहले एक बार गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जाने से पहले आप वादा कीजिए, आप कसम खाइए कि आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। मतलब क्लास ख़त्म हुआ, अभी क्लास ख़त्म, आप इस वीडियो को देख लिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप मोबाइल बंद कीजिएगा, या फिर आप ये पढ़ने के बाद मोबाइल को बंद कीजिए। अब बंद करने के बाद आज आप क्या क्या पढ़ें, इसमें मतलब आज क्या क्या सीखें, आज कौन कौन क्वेश्चन को पढ़ें, मतलब आज हमको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक, दल बदल कानून तक 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब 6 क्वेश्चन क्या क्या, कौन सा 6 क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को से आप क्या क्या समझे, उस क्वेश्चन के बारे में आप मन में सोचिए, क्वेश्चन के बारे में। ठीक, जैसे ही क्लास खत्म होगा, खत्म हो रहा है, आप मोबाइल बंद कीजिएगा और 6 क्वेश्चन को सोचिएगा अपन मन में, फिर से A to Z का अपन मन में खुद से परिभाषा सोचिएगा। आपको एकदम प्योर सोचना है, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, हम पक्का कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप याद कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को मोबाइल को बंद करने के बाद आपको 6 मिनट, मतलब कि 6 क्वेश्चन को सोचना है कि कौन क्वेश्चन का क्या, कौन सा 6 क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या क्या होता था। ठीक, तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। समझ में आया है तो आप ये आपकी मर्ज़ी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट 2 भी आपके पास आए, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा एक काम जरूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। ज़्यादा के नहीं पास करें, किसी एक मित्र के पास या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, इसके आगे का प्रश्न को इसी प्रकार से समझाएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो